वंदे मातरम बाल दोस्तों। अगले वीडियो में आपने रेशमा के बारे में कुछ जानकारी ली। अब हम रेशमा के बारे में कुछ आगे जानते हैं। तो इकाई को आगे बढ़ाते हुए परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। तो रेशमा के जो परिवार के सदस्य है, उसके पिताजी, उसका भाई जिसका नाम है गोलू, जो उसका छोटा भाई है, फिर दादी जी, दादाजी, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। माँ ने रसोई घर के सारे जो बर्तन है, डिब्बे है, बोतलें है, उससे नीचे उतारा, फिर साफ किया। साफ करके फिर उन्होंने रेशमा को आवाज दी कि रेशमा, तुमने नाश्ता कर लिया हो तो मेरे काम में हाथ बटाओ, यानी कि मेरी मदद करो। फिर रेशमा ने कहा, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। तो जब माँ ने रेशमा को मदद करने के लिए आवाज दी तो रेशमा ने कहा, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। माँ ने जो दूध के मेवे वाला दलिया बनाया था वो रेशमा को बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने माँ से कहा कि दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं अभी हाथ धोकर आपकी मदद करने के लिए आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। तो रेशमा ने नाश्ता कर लिया। फिर उसने क्या है, अपने हाथ धो लिए, फिर अपनी कुर्सी को धकेल कर रसोई घर में पहुंच गई। माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर उसने दिए और माँ ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से यानी कि तरीके से, अच्छे से उन्होंने जो है वो सब चीजें है वो ऐसे सजा दी, रख दी। उसकी वजह से रसोई घर जो है फिर से चमचमानी यानी कि चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी। तो रेशमा के जो पिताजी है वो दफ्तर यानी कि अपनी ऑफिस चले गए। माँ को लड्डू बनाने थे, इसलिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। तो अब माँ क्या करे? गोलू तो बहुत छोटा है। दादा दादी भी बहुत बुजुर्ग है, वो इतना सामान उठा नहीं सकते। तो अब कौन सामान लाएगा? माँ तो परेशान हो गई। तो रेशमा ने माँ की परेशानी देखी, इसलिए रेशमा ने कहा, माँ, सामान मैं ला दूंगी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तो रेशमा ने सामान लाने के लिए माँ से लिस्ट और थैला मांगा। लिस्ट यानी कि हम जो यादी बनाते हैं कि ये चीजें चाहिए, तो हम भी जब बाजार जाते हैं तो पहले यादी बना लेते हैं कि ये सामान हमें लाना है, जिसकी वजह से हमें कोई भी सामान लाने में भूल ना हो और हम कोई सामान लाना भूल ना जाए। फिर माँ ने कहा, तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। जब माँ ने पूछा कि तुम अकेली ले आओगी, तो रेशमा ने ऐसे दृढ़ता से यानी कि मजबूत आवाज करके कहा, हाँ माँ, एक बार पहले भी तो मैं लाई थी। फिर माँ ने कहा, तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। तो जब रेशमा ने माँ से कहा कि एक बार पहले भी मैं लाई थी,
तो इसलिए माँ ने कहा कि ठीक है तुम ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, और पास में जो वो नुक्कड़ वाली दुकान है ना, वहीं से तुम्हें सारा सामान मिल जाएगा, तुम्हें दूसरी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। तो जब थोड़ी देर बाद रेशमा जो है वो सारा सामान लेकर लौट आई, यानी कि घर पर आ गई, तो उसने गोलू को आवाज दी क्योंकि वो गोलू के लिए टॉफी लाई थी। गोलू टॉफी खाकर गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो कुछ दिन हुए तो एक दिन शाम को रेशमा का जो घर है वो झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। क्योंकि सारे मोहल्ले में, घर में, सब जगह सब लोगों ने दीप जलाए थे और उस दीप के प्रकाश से पूरा मोहल्ला और रेशमा का जो घर है वो जगमगा रहा था। जहाँ बहुत सारी रोशनी ही रोशनी थी, कहीं अंधेरे का नाम नहीं था। कहाँ पर जमीन है और कहाँ पर आसमान है ये नहीं पता लग रहा था, इतनी सारी रोशनी थी। फिर दादी जी ने बताया कि जो दीपावली का त्योहार है वो अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है, यानी कि दीपावली जो है वो आसो वद अमास को आती है और उस दिन बहुत सारा अंधेरा होता है। तो लोग उस दिन जब दिए जलाते हैं तो दिए की जो रोशनी है, जगमगाहट है, उससे अंधेरे पर उजाले की जीत होती है। बुराई पर अच्छे और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो ये जो त्योहार है वो बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। उस दिन उसकी जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। तो दादी जी ने बताया कि ये जो दिवाली का त्योहार है वो रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे, उस खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। जब राम अयोध्या लौटे तो उस दिन सभी लोगों ने, जो अयोध्यावासी लोग हैं, उन्होंने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था और त्योहार मनाया था। तो ये जो सारी बातें हैं ये रेशमा और गोलू ध्यान से सुन रहे थे और दादी जी ये सारी बातें सुना रहे थे। फिर कुछ देर बाद सबने पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। तो बाल दोस्तों, दीपावली के दिन हमारे यहाँ भी सब लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो बाल दोस्तों, रेशमा के घर में भी पूजा हुई, फिर सबने प्रसाद खाया। फिर बाद में गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे ऐसे जला रहा था और रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। तो बाल दोस्तों, जब रेशमा फुलझड़ियाँ जला रही थी, इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने एक पटाखा जलाया था, लेकिन वो बुझा हुआ था। तो यह समझकर गोलू ने उसे छोड़ दिया था। तो वो जो पटाखा है उसमें रह रह कर चिंगारियाँ निकलने लगी, जो गोलू की
जो गोलू की पीठ की तरफ थी। इसलिए रेशमा चिल्लाई कि गोलू गोलू तुम बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। तो जो पटाखों का शोर हो रहा था उसमें रेशमा ने आवाज तो लगाई गोलू को, लेकिन उसकी जो आवाज है वो दब गई, क्योंकि चारों ओर से पटाखों का शोर हो रहा था। तो बाकी के जो लोग हैं आसपास के, उसके मम्मी पापा है, फिर उसके दादा दादी है, वो कुछ समझ पाते उससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंचती है। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी को गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। तो बाल दोस्तों, उसने गोलू के पास पहुंची और गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण वो धड़ाम से जोर का धमाका हुआ, क्योंकि वो धड़ाम से गिर गई, इसलिए जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। तो बाल दोस्तों, जब रेशमा है उसने गोलू को बचाने के लिए जोर से धक्का दिया और वो भी गिर गए, तो रेशमा की फुर्ती से गोलू को जलने से बचा लिया, क्योंकि उसने एकदम फुर्ती से गोलू को धक्का दिया जोर से। तो गोलू को कुछ समझ ही नहीं आया कि किसने मुझे धक्का दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। तो बाल दोस्तों, ये जो धमाका हुआ उसकी आवाज सुनी तो माँ और पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए कि ये धमाका क्यों हुआ और किस लिए हुआ। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। तो बाल दोस्तों, जब रेशमा गिर गई धड़ाम करके, तो कुर्सी जो है वो रेशमा के ऊपर हो गई थी और रेशमा कुर्सी के नीचे चली गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? तो माँ जो है वो रेशमा को प्यार से रेशु कह के बुलाती थी। तो पिताजी ने आकर कुर्सी को सीधा किया और रेशमा को उसमें बिठाया। माँ तो बड़ी भयभीत हो गई थी, डर गई थी कि कहीं रेशमा को कहीं चोट नहीं लगी हो। तो वो उससे पूछा भी कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तो फिर रेशमा ने माँ और पिताजी को सारी बातें बताई। तो सबने रेशमा की पीठ थपथपाई यानी कि सबने रेशमा को शाबाशी दी कि आज रेशमा की वजह से गोलू जो है वो जलते जलते बच गया। गोलू रेशमा के पास नाटकीय ढंग से यानी कि ऐसे उसे मन से कोई ऐसा पछतावा नहीं था, आभार कहने का कोई मन नहीं था, फिर भी उसने ऐसे नाटकीय ढंग से दीदी को आभार कहते हुए कहा कि दीदी आज आपने मेरी जान बचा ली। आपका ये जो धमाकेदार धक्का है ये मुझे हमेशा याद रहेगा। धमाकेदार धक्का इसलिए क्योंकि जब रेशमा ने गोलू को धक्का दिया फिर वो गिर गई, तो इसलिए धमाके जैसा आवाज हुआ। इसलिए गोलू ने कहा कि आपका ये धमाकेदार धक्का मुझे याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। तो गोलू ने जब धमाकेदार धक्का कहा तो सभी लोग ऐसे खिलखिलाकर यानी कि जोर जोर से हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो बाल दोस्तों, रेशमा की जो शारीरिक कमी यानी कि जो उसके बेजान पैर है, जिसकी वजह से उसे ऐसे कुर्सी में बैठा रहना पड़ता है, पहिए वाली कुर्सी में,
तो इसकी वजह से इसकी जो शारीरिक कमी है वो उसके इरादे यानी कि जो उसकी सोच है, उसके विचार है, उसमें कभी तो बाधा यानी कि रुकावट। तो रेशमा की शारीरिक कमी उसके विचारों में कभी रुकावट पैदा नहीं करती। वह आज भी इतनी जिंदा दिल यानी कि खुश मिजाजी और विनोद प्रिय, ऐसे हंसी मजाक वाली और परिश्रम यानी कि मेहनत से अपना जीवन जी रही है। तो वो आज भी अपना जीवन मेहनत से और ऐसे हंसी मजाक से जी रही है। और उसकी जो सुबह होती है, हर सुबह वो नई होती है और वो हमेशा नए इरादे से हर सुबह जो वो उठती है तो एक नए इरादे से अपने काम में जुट जाती है। तो बाल दोस्तों, हमें भी रेशमा से कुछ सीख लेनी चाहिए कि हमें भी रोज़ सुबह जगकर हमारे जो पढ़ाई होती है, हमारे जो घर के काम होते हैं, उसमें हमें हमेशा ऐसे मन लगाकर काम करना चाहिए। तो ये सब हमें रेशमा से जानने को मिलता है और दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। तो बाल दोस्तों, आप सबको रेशमा के बारे में जानकर मज़ा आया? अरे वाह! तो आप सब भी ये रेशमा की तरह बनने की कोशिश करना और उसकी तरह एक अच्छे बच्चे बनना। वंदे मातरम।